इस वार्षिक कार्यक्रम में पिछले लगभग 6-7 साल से जिसके साथ में मेरा लगातार जुड़ाव रहा है और एक ऊर्जावान युवा जिसने इसको संकल्पना की और सीएसआर के इनिशिएटिव्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिस तरह से भूमिका का निर्वहन किया, मेरे मित्र छोटे भाई स्वरूप भौमिक शाह जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिभागीगण, पिछले कई वर्षों से सीएसआर बॉक्स के साथ में मेरा जुड़ाव रहा है। जब मैं कृषि मंत्री के नाते काम करने का मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था, तब से लेकर के पिछले 5 साल मोदी 2 में जल शक्ति मंत्री के नाते जब मैं काम कर रहा था, उस 5 साल की अवधि में पानी से जुड़े हुए विषयों पर, और पानी क्योंकि जीवन का आधार है, लाइवलीहुड का आधार है, इकोनॉमिकल ग्रोथ का आधार है, जल के बिना किसी भी तरह के जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती। पानी से जुड़े हुए विभिन्न इनिशिएटिव्स पर भी सीएसआर बॉक्स के साथ में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला। पिछले 6 साल की इस यात्रा में जिस तरह से सीएसआर बॉक्स ने हर कदम पर माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि की सोच के साथ जुड़ करके सरकार की प्रायोरिटीज से जुड़े हुए विषय पर कॉरपोरेट सेक्टर को साथ में जोड़ करके फोकस्ड इंटरवेंशंस के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन धरातल पर लाया जा सके, उस दिशा के लिए काम किया है। मैं हृदयपूर्वक भौमिक शाह जी और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, इस सीएसआर की संकल्पना अमेरिका से प्रारंभ होकर के पाश्चात्य देशों से चलती हुई भारत तक पहुंची और हमने लीगल फॉर्मेट में सीएसआर को ऑब्लिगेटरी बनाने के लिए निर्णय किए। लेकिन इससे पीछे घूम करके अगर हम अपनी भारतीय जीवन परंपरा के दृष्टिकोण से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे विचारकों ने, हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह के जीवन का विधान, जिस तरह से स्वअर्जित धन का निवेश व्यक्ति को करना चाहिए, उसकी जो व्यवस्थाओं की संकल्पना इस देश में जीवन चरित्र के लिए की थी, हमारे यहाँ सीएसआर की व्यवस्था, शायद नाम सीएसआर न होगा, लेकिन लोक कल्याण के लिए स्वअर्जित धन का निवेश करना, ये परंपरा शताब्दियों शताब्दियों से लिखित अलिखित रूप से भारत की व्यवस्था में समाहित थी। मुझे याद आता है जब मैंने अपना जीवन में व्यापार व्यवसाय करना प्रारंभ किया था, परिवार के जो मुखिया थे, मैंने अपने बाबा से एक दिन जाकर के कहा कि जो काम हम करते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, पैसा आता है, जितना पैसा आता है उससे ज़्यादा की आवश्यकता रहती है और हमेशा ही तंगी रहती है। तो उन्होंने कहा एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह निश्चित रूप से अच्छा है कि एक व्यापारी व्यवसायी की पहचान है कि वो आगे से आगे इनिशिएटिव लेकर के काम कर रहा है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हमारे उपनिषदों में इस बात की स्पष्ट व्याख्या की गई है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कमाए गए अपने अर्जित धन का निवेश किस तरह से करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि उसमें स्पष्ट व्याख्या है कि जो कुछ आपने अर्जित किया उसका 50% आप आने वाले समय में एक्सपेंशन के लिए खर्च करें, 25% आप उसमें से बचत के रूप में उसको निवेश करें, शेष 25% जो बचता है उसका आधा खर्च करने के आप अपने और अपने परिवार पर खर्च करने के अधिकारी हैं, और शेष बचा हुआ जो है आधा मीन्स 12.5% ऑफ द टोटल व्हाट यू हैव अर्न, इट शुड बी इन्वेस्टेड फॉर द सोशल वेलफेयर एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। मुझे लगता है कि
सरकारी व्यवस्था के तहत हमने मात्र 2% का विधान किया होगा, लेकिन भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में 12%, 12.5% धन हम इस दृष्टिकोण से खर्च करें, इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जल जैसे विषय पर जुड़ करके CSR बॉक्स ने, अर्पण सेवा संस्थान ने देश भर में अनेक इनिशिएटिव्स लेकर के काम किया है। मैं अभी चर्चा कर रहा था, जब मैं गोदावरी के उस गोदावरी इनिशिएटिव्स के उस जो है उस एग्जीबिशन में, बॉक्स में मुझे ले जाया गया, मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे। जब मैं वर्ल्ड वाटर समिट के लिए स्वीडन में भेजा गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल शक्ति मंत्री के नाते, उस दिन शाम को जो किंग ऑफ स्वीडन ने जो डिनर होस्ट किया था, उस डिनर की टेबल पर संयोग से किंग ऑफ स्वीडन, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो, और उनकी पत्नी और उनकी बेटी वहां मौजूद थे। जर्मनी के जो पानी के विषय में काम करने वाले प्रभारी मंत्री, जो जिनको वहां सेक्रेटरी कहते हैं, वो थे। यूके के मिनिस्टर थे, और हम सब लोग बैठ करके वहां भोजन के समय में चर्चा कर रहे थे। बहुत सम्मान के साथ में स्वीडन की महारानी जी ने यह कहा कि डैन्यूब नदी जब स्वीडन में प्रवेश करती है, क्योंकि डैन्यूब वी ऑल आर अवेयर दैट इट फ्लोज इनटू 5 डिफरेंट कंट्रीज, सो व्हेन इट एंटर्स इनटू स्वीडन, और जब वो बाहर निकलती है उसमें क्वालिटी ऑफ वाटर जो है एनहेंस हो जाता है, वो हम सुधार करके भेजते हैं। जर्मनी के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने भी कहा कि हमने राइन पर पिछले 30 साल में काम करते हुए आज इस मुकाम को हासिल कर लिया है कि पूरी राइन में बैथिंग क्वालिटी का वाटर है, एनी यू कैन गो एंड हैव डिप, बिना किसी डर के कभी भी जाकर के उसमें आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में उन्होंने हंसते हुए कहा, बट प्लीज डोंट अटेम्प्ट इन द विंटर सो दैट इट विल बी फ्रीज्ड। जो यूके के मंत्री थे उन्होंने बड़े गर्व के साथ में कहा कि 3 दशक पहले इस तरह की परिस्थिति थी कि जब थेम्स नदी में कोई उंगलियां डुबा करके बाहर निकालता तो उसकी उंगलियों का रंग जो है पानी के प्रदूषण के कारण से काला हो जाता था। लेकिन आज जो है थेम्स नदी पूरे प्रवाह क्षेत्र पे बैथिंग क्वालिटी रिवर के स्टैंडर्ड पर बहती है। क्योंकि गंगा के इनिशिएटिव पर काम करते हुए सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको भी लगभग 4 साल का समय हो गया था, 4-5 साल का, और उसके परिणाम सामने आने लगे थे। मुझे जब गंगा के बारे में बात करने के लिए कहा गया, मैंने उनसे कहा कि जो परिस्थितियां आपने हासिल की है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती 1 घंटा रोज ही बोलना होता है, दिन में कई बार, जो परिस्थिति आपने जो मुकाम हासिल किया है, हमारे लिए चुनौती बहुत बड़ी थी। नदी भी बहुत लंबी है, और चुनौती इसलिए बड़ी है, मैंने स्वीडन की महारानी साहिबा को कहा कि आपने सम्मान के साथ में कहा जितना स्वीडन देश है उतने बड़े बड़े प्रदेशों से, 5 प्रदेशों से होकर के हमारी गंगा गुजरती। 2600 किलोमीटर का टोटल प्रवाह का जो है वो लंबाई है, लेकिन जितनी स्वीडन में कुल मिलाकर के आबादी है उतने लोग रोज गंगा जी में स्नान करते हैं। मैंने कहा कि आपके स्वीडन देश में जितना कुल पशुधन है उतनी मेरी गौ माताएं रोज गंगा जी में जाकर के स्नान भी करती हैं और बाकी सब कुछ भी करती हैं। जितने लोग पूरे स्वीडन में एक साल में जिनका देहांत होता है, जिनका क्रेमेशन होता होगा, उससे ज्यादा लोगों को रोज गंगा के विभिन्न घाटों पर, गंगा के तट में, क्योंकि हमारे मनीषियों ने विधान किया है कि गंगा की साक्षी में व्यक्ति का यदि अंतिम संस्कार होता है तो वो 24 घंटे किया जा सकता है, और वो सीधा मोक्षदायक होता है। मोक्षदायिनी गंगा के आंचल में जाकर के ले जाकर के जितने लोग आपके यहाँ एक साल में जो दिवंगत होते हैं, उससे ज़्यादा लोगों का जो है अंतिम संस्कार गंगा जी के किनारे पे होता है। लेकिन उसके बाद में भी मैंने गर्व से कहा कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने का अभियान जनांदोलन बना, और उस जनांदोलन बन जाने के कारण से जब सारा देश एक साथ जुटा, इतनी सारी विपरीत व्यवस्थाएं और चुनौतियां होने के बावजूद भी आज हमारी गंगा आप ही की तरह उद्गम स्थल से लेकर के ऋषिकेश तक तो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का वाटर बहता है। उससे नीचे से लेकर के मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ खड़े होकर के कह सकता हूँ कि अप टू फ्रेजरगंज जब गंगा जी जाकर के महासमुद्र में विलीन होती हैं, गंगा पूरे फ्लो स्ट्रेच में जो है
वो बैदिंग क्वालिटी रिवर है। एक भी स्ट्रेच ऐसा नहीं है जहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन के पैरामीटर्स पर हम कहीं जो है गंगा नदी को अशुद्ध कह सकें, ऐसी परिस्थिति हो। इतनी बड़ी चुनौती को जब समाज ने अपने कंधों पर उठा लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, अकेली सरकार नहीं कर पाएगी। और वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, जिस तरह से जब सैनिटेशन मिशन की बातचीत हुई थी, मुझे स्मरण आता है कि जब यूनाइटेड नेशंस में सैनिटेशन पर बातचीत हो रही थी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स समाप्त हो गए थे और एसडीजीज पर जब बात हो रही थी, उस समय 2019 के साल में जब एसडीजीज की परिकल्पना हो रही थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था। वहाँ यूनाइटेड नेशंस में मेरा पहला अवसर था जीवन का। मैं बहुत गर्व के साथ में वहाँ भारत का ध्वज और इंडिया लिखे हुए उस प्लेकार्ड के पीछे, टेबल के पीछे उस कुर्सी पर बैठा था। लेकिन जब बातचीत प्रारंभ हुई और मुख्यतः उसमें सैनिटेशन और 2014 में सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर इन इनिशिएटिव्स पर बात हो रही थी। जब बातचीत प्रारंभ हुई, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने जब अपनी बात शुरू की और उन्होंने कहा कि दुनिया में इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 बिलियन पीपल आर कंपेल्ड टू डेफिकेट इन ओपन, दे डोंट हैव एनी एक्सेस टू द टॉयलेट्स। और साथ में उन्होंने ये कहा कि उन 100 करोड़ लोगों में से 60 करोड़ लोग जो हैं वो अकेले भारत में हैं। मेरे लिए बहुत पीड़ा का जो है वो विषय था। और मेरे पहले और मेरे बाद में जितने स्पीकर्स आए, सब ने भारत और भारत जैसे देश जिस गति के साथ में प्रगति कर रहे हैं, उसकी जब उन्होंने चर्चा की, उसकी जब उन्होंने बात की, तो सब ने कहा कि ऐसे देशों को जिस दर से, जिस गति से काम कर रहे हैं, आने वाले 15 साल उनको लगेंगे, 20 साल उनको लगेंगे। कुछ लोग मानते थे कि 20 साल में भी शायद नहीं हो पाएगा कि जहां 100% लोगों को टॉयलेट का एक्सेस या फैसिलिटी उनके घर में प्रदान की जा सके। मुझे बहुत दुख था मैं जब वापस लौटा, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के उद्घोष किया कि हम गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश को खुले में शौच से मुक्त करेंगे। आप देखिए, पूरा देश जुटा। प्रधानमंत्री, हम कल्पना कर सकते थे कि भारत का चुना हुआ प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर के सड़क पर स्वच्छता के लिए अपने आप को प्रदर्शित करता हुआ दिखेगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारत का प्रधानमंत्री हाथ में ईंट और जो है मसाला लेकर के और टॉयलेट बनाता हुआ दिखेगा, या ट्विन टॉयलेट को साफ करता हुआ दिखेगा, या स्वच्छता कर्मियों का सम्मान बढ़ाते हुए कुंभ के अवसर पर जमीन पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठे हुए स्वच्छता कर्मियों के पांव धोता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इन सब के चलते हुए एक जन आंदोलन बना। प्रधानमंत्री जुटे, देश की सरकार जुटी, राज्यों की सरकारें, राज्यों के मुख्यमंत्री, सारा जो है सारे ब्यूरोक्रेसी उसके साथ में आई, सारा कॉरपोरेट सेक्टर उसके साथ में आए, सारे फिलेंथ्रोपिस्ट उसके साथ में जुड़े। देखते देखते जन आंदोलन बना और पूरी दुनिया को चमत्कृत करते हुए हमने 5 साल में देश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। और उसमें हमारे कॉरपोरेट सेक्टर का, हमारे CSR प्रोवाइडर्स का बहुत बड़ा योगदान था। कंपनीज ने इसको एक मिशन की तरह लिया और उसके चलते हुए हम 5 साल में देश बदल सके। 5 साल में वो जो अभिशाप का कलंक था कि भारत जैसे देशों की गति और प्रगति पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे थे, हम एक तरफ उनके जवाब दे सके, प्रत्युत्तर दे सके, और दूसरी तरफ लिगेसी इशू विच वाज पर्टेनिंग इन आवर कंट्री फॉर डिकेड्स, उसको हम हमेशा के लिए समाप्त कर पाए। जब जन आंदोलन जल के लिए बनाने का विषय आया, जल संरक्षण के लिए देश में आप जैसे सारे CSR स्टेक होल्डर्स के साथ ने जुड़ करके जिस तरह से काम किया, अमृत सरोवरों की संकल्पना जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, देश के विभिन्न राज्यों ने अपने यहाँ जब जल संरक्षण के इनिशिएटिव्स लिए, कॉरपोरेट सेक्टर ने उसमें आगे बढ़ करके उसमें साथ में काम किया। मैं क्योंकि जल की कमी वाले क्षेत्र से आता हूँ और पूरे पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पानी की न्यूनता है, लेकिन वहाँ की संस्कृति में जिस तरह से पानी का संरक्षण और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग समाहित था, उस विचार को जिस तरह से CSR सेक्टर के इनिशिएटिव्स के साथ में हमने आगे बढ़ाया, उसका परिणाम आज धरातल पर दिखाई देने लगा है। बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे बता सकता हूँ जहां हमने धरातल पर फोकस्ड इंटरवेंशन किए। उन फोकस्ड इंटरवेंशन के चलते हुए जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन था, अगर ओवरऑल मैं पिक्चर देश की देखूं, लगातार पिछले 7 दशक से जो भारत में ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा था, भारत में लगभग 20% हिस्सा देश का ऐसा था जो 20% ब्लॉक्स ऐसे थे जो ग्रे या डार्क जोन में चले गए थे।
और उनके कारण से आने वाली पीढ़ियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होने वाला था। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस तरह के फोकस, इनिशिएटिव और इंटरवेंशंस जो किए गए, उनके चलते हुए आज देश में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का जो हर साल नीचे जा रहा था, वो ट्रेंड उल्टा हुआ। हमने पहले 2 साल 2021-22 में जो है इस मुकाम पर हम पहुंचे कि उसको हम रोक पाए, और 23 और 24 की दोनों रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट से दिखाती हैं कि वो रिवर्स हो गया। आज देश में ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ने लगा। मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन हमने धारा की दिशा बदलने में आप सबके सहयोग से सफलता प्राप्त की। आज हम एक ऐसे मुकाम पर आकर के खड़े हो गए जब भारत की स्वीकार्यता, भारत के उद्भूत ज्ञान और भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की स्वीकार्यता और उनके प्रति सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ने लगा है। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। अभी अभी मैं आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, आज बुद्ध का अभिधम्म दिवस का कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के कार्यक्रम से सीधा आप लोगों के बीच में आया हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में जब पूरा विश्व जो है वो आपस में उलझने की दिशा में, तब भारत के बुद्ध की, इस युद्ध के काल में भारत के बुद्ध की आवश्यकता पूरे विश्व को है। और बुद्ध ने जिस तरह से सभी के कल्याण की संकल्पना की, और आज पूरा विश्व जिस तरह से ऐसे मूल्यों के लिए भारत की तरफ देख रहा है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक प्रगति, भारत की बढ़ती हुई भौगोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर के परिवर्तन, भारत का बढ़ता हुआ जीवन के हर क्षेत्र में भारत का बढ़ता हुआ प्रभुत्व, भारत के द्वारा बनाए गए अलायंसेज में देश के, दुनिया के सभी देशों का साथ में जुटना, और सारे वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की बात को गंभीरता के साथ में लिए जाने का क्रम जब प्रारंभ हुआ है, उस समय में भारत की सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान जब पूरे विश्व भर में बढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, और मुझे ऐसा मानने के बहुत सारे कारण हैं कि भारत का जो स्वर्णिम युग था, जब भारत को देखने के लिए, भारत को जानने के लिए, भारत के बौद्धिक ज्ञान को पहचानने के लिए, भारत के विज्ञान को अनुभव करने के लिए, भारत के साहित्य का अध्ययन करने के लिए पूरे विश्व भर से लोग जब भारत की तरफ आकर्षित होकर के आते थे, ठीक उसी तरह की परिस्थिति एक बार फिर विश्व में बनने वाली। कालचक्र पूरा घूम करके वापस उस मुकाम पर आ गया है जब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि आने वाला समय भारत का होगा। और ऐसे समय में हमें अपने सांस्कृतिक धरोहरों का, कल्चरल प्रॉपर्टीज का, चाहे वो टेंजिबल असेट्स होंगे चाहे इंटेंजिबल असेट्स होंगे, उन सब के संरक्षण के लिए एक बार फिर उन महत्वपूर्ण विषयों को एक बार फिर सामाजिक सहयोग और सरोकार की आवश्यकता है। सरकार अपने दृष्टिकोण से काम करती है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार, राज्यों की सरकारें निश्चित रूप से हमारी कल्चरल हेरिटेज को, हमारी प्रॉपर्टीज को कंजर्व करने के लिए काम कर रही है। केवल देश में नहीं, भारत से बाहर भी, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, अनेक देशों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से हम भारत के फुटप्रिंट्स जो दुनिया के दूसरे देशों में, उनके संरक्षण के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके चलते हुए भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक पटल पर उसके चलते हुए बहुत तेजी के साथ में उभरी है। लेकिन ये केवल सरकार का काम नहीं हो सकता। पुराने अनुभवों के आधार पर जिनको मैंने आपके साथ में साझा किया, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि आज इन विषयों को CSR सेक्टर के संरक्षण की आवश्यकता है, सहयोग और सरोकार की आवश्यकता है, क्योंकि इनके संरक्षण से डायरेक्टली जो है टूरिज्म उसके साथ में सीधा जुड़ा हुआ है। भारत में जिस तरह से डोमेस्टिक टूरिज्म का पोटेंशियल बढ़ा है, और साथ साथ में पूरे विश्व की भारत के तरफ आकर्षण देखने का जो नजरिया बदला है, जो आकर्षण बढ़ रहा है, उसके चलते हुए मैं कल रात को गोवा में, रात को 10 बजे जो है गोवा में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के साथ में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के साथ में बात कर रहा था। सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं दैट our tourism sector, hospitality sector is going to inevitable to grow with the double of the speed of what our economy is growing. लगभग 7-8% की दर से हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमारा जो है टूरिज्म सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो बाय द रेट ऑफ 16%। जो आज 247 बिलियन की हमारी टोटल इंडस्ट्री है, वो आने वाले 4 साल में इट इज गोइंग टू बी 500 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। और आने वाले 10 साल में जो प्रेजेंट एस्टिमेशन है, जो प्रेजेंट फ्लोर पर एस्टिमेशन है, उसके आधार पर भी यदि मैं देखता हूं तो आने वाले 15 साल में जो है ये 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली। ऐसे समय में निश्चित रूप से जो दबाव बढ़ेगा, और उसके चलते हुए सरकार के प्रयासों के साथ साथ में हम सबको भी उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस महत्वपूर्ण समय में जब हमारा देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जब बदलाव के दौर पर है, हम अपने इनिशिएटिव्स को फोकस तरीके से किस तरह से जो है ऐसे
विषयों के साथ में जोड़ें। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ साथ में CSR बॉक्स ने जो है अडेप्ट द हेरिटेज के लिए भी यहाँ बातचीत की है। मुझे बताया गया है कि अभी मेरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने, मेरी टूरिज्म सेक्रेटरी ने यहाँ इन दोनों विषयों पर यहाँ अपने अपने व्याख्यान किए हैं, प्रेजेंटेशंस किए हैं। हम हेरिटेज को अडेप्ट करें, उनको वहाँ ओवरऑल एक तरफ कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ पर काम करें और साथ साथ में वहाँ आने वाले टूरिस्ट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करने के लिए अगर हम सब लोग सहयोग करके काम कर सकेंगे तो निश्चित रूप से ये न केवल अपनी धरोहर का संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उन धरोहरों को ठीक से, जिन पर आज हम गर्व करते हैं, उन धरोहरों को आने वाली पीढ़ियां भी उनको उनके महत्ता का गर्व अनुभव कर सकें। और ये कि इस कालखंड में उनका जो क्षरण हुआ, उस क्षरण को रोक करके वापस उन सबको जो है पुनरुद्धार किया गया, उनको कंजर्व किया गया, इसके ऊपर आने वाली पीढ़ियां भी हमें धन्यवाद कर सकें। ऐसा अनुभव अवसर जो है, अनूठा अवसर हम सबके पास में। और ऐसे समय में जब हमारा देश बदल रहा है, वी आर अंडरगोइंग द ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, and whenever a society or a country or an organization it undergoes the era of transformation, तब सबकी जो है सकारात्मक भूमिका की आवश्यकता होती है, तब सभी को साथ जुड़ने की आवश्यकता होती है। CSR बॉक्स के इस इनिशिएटिव में आप सब लोग साथ जुड़े हैं। मैं CSR बॉक्स और सारे स्टेक होल्डर्स जो इसमें आज यहाँ आए हैं, उन सब का अभिनंदन और आभार करते हुए मैं धन्यवाद करूंगा कि मुझे इस अवसर पर आप सब लोगों के बीच में आने का, बातचीत करने का अवसर मिला। लेकिन एक बार फिर आप सबका आह्वान करूंगा, हमारे साथ जुड़िए। हम देश की सांस्कृतिक धरोहरों को एक बार फिर विश्व के पटल पर, कि हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारा धर्म, हमारा साहित्य किस उन्नत स्तर पर था और जब पूरे विश्व में उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही। आज से 20 साल पहले बात करते, दुनिया में आप लोगों को सबको दुनिया के अनेक देशों में जाने का अवसर मिलता होगा। जब आप पहले कभी भारत के बाहर जाते थे, people to introduce themselves as an Indian, they used to be apologetic. अगर कहीं मुझे भी विश्व भर में काम करने का अवसर मिला, अगर कहीं जाकर के हम अपने आप को भारतीय पहले तो बताते नहीं थे, अगर कुछ लोग बताते थे तो आदमी सिर पे 3 सिलवट डाल करके सोचता और फिर कहता, ओ मिस्टर गांधी। आज आप दुनिया के किसी भी देश में किसी भी चौराहे पर खड़े होकर के कहिए सम्मान के साथ में कि मैं भारतीय हूँ, सामने वाले व्यक्ति के मुंह पे बिना का स्माइल होगी और वो कहेगा, ओह मिस्टर मोदी, यू आर लीडिंग द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट द टाइम व्हेन हमको भगवान ने जन्म दिया है, काम करने का अवसर दिया है। जब देश बदल रहा है तब हम सब लोग भी उस बदलाव के सारथी बने। इस अपेक्षा के साथ में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन।